नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, एक ऐसा शो जहां पर हम पूरे हफ्ते के बाजार को एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स और सेक्टर पर हमारी पैनी नजर होती है। हम देखते हैं कि आखिर पूरे हफ्ते इनकी चाल आखिर अगले हफ्ते के लिए क्या संकेत दे रही है, और इसी आधार पर हम आपकी एक विशेष रणनीति तैयार करवाते हैं और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम किसी तरह की कोई कॉलर्स को इस चर्चा में शामिल नहीं करते हैं, बस पूरे हफ्ते के बाजार का अच्छी तरीके से आकलन और उसके आधार पर आखिर अगले हफ्ते किन जो स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, इंडेक्स में रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर हमारी नजर रहती है। इससे पहले कि मैं अपने खास एक्सपर्ट्स की ओर बढ़ूं, आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। जी हां, इस हफ्ते जरा मार्केट की चाल गौर से देखिए। सबसे पहले बात निफ्टी की, जिसने इस हफ्ते बहुत कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव, और जिस तरह से हम तैयार रहे हैं इस पूरे हफ्ते निफ्टी में, कभी जिस तरह के हिचकोले नजर आए, उन सब के बीच में हमने देखा कि आज किस तरह का मार्केट ने रिएक्ट किया, और क्या ये वाकई मार्केट हमें और ज्यादा वॉलेटिलिटी की तरफ ले जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो निफ्टी देखिए 0.34% की, लगभग 1.25% का यहां पर जो है वो रिटर्न नजर आया। निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें तो ये 0.5% से ऊपर जो है यहां पर रिटर्न देता नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप में जो है यहां पर अगर हम आप देखें तो यहां पर थोड़ी सी चिंता बरकरार, 1.25% की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में। अब जरा हम सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। निफ्टी मेटल 0.4% का यहां पर रिटर्न दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक में लगभग 0.25% का उछाल नजर आया। निफ्टी रियल्टी अगर हम पूरे हफ्ते देखें तो माइनस में रहा। जिस तरह से निफ्टी रियल्टी ने अच्छी रैली दिखाई, वो सब इस हफ्ते गंवाते हुए नजर आई। निफ्टी बैंक एक सस्टेनेबल जो कहते हैं ना कि प्रदर्शन, एक लगातार कंसिस्टेंसी, और शायद मार्केट को पीएसयू बैंक्स और बैंक्स जो सहारा दे रहे हैं वक्त वक्त पर, उसमें एक बड़ा रोल निफ्टी बैंक का है। निफ्टी एनर्जी हमने देखा कि लगभग 1.5% की तेजी इस हफ्ते नजर आई। निफ्टी आईटी कंसर्न बना हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि अब निफ्टी आईटी और आईटी पॉकेट्स को प्रदर्शन करना ही होगा। आप लगातार पीएसयू बैंक्स, पावर सेक्टर्स और बाकी अहम सेक्टर्स के भरोसे नहीं रह सकते, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में 2.25% की गिरावट निफ्टी आईटी के प्रदर्शन को देखें तो नजर आई है, दबाव नजर आया है। निफ्टी ऑटो देखिए 2% से ज्यादा चला, और निफ्टी फार्मा काउंटर्स जो थे वो लगभग 0.25% चले। तो ये पूरा हमने आपके सामने इस पूरे बाजार का खाका खींचा जो इस हफ्ते नजर आया। चलिए फटाफट से अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग सर। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने इस पूरे हफ्ते बाजार की चाल का आकलन किया, तमाम आंकड़े रखे, और एक जो सबसे मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल है वो आईटी को लेकर है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब सभी चल रहे हैं तब इक्का दुक्का दिन होता है जब आईटी में हमें रैली नजर आती है। वो आईटी जो एक शाइनिंग पिक्चर हुआ करती थी, अब जबकि दबाव है, आईटी पर भी प्रदर्शन का दबाव रहेगा। बैंक सहारा दे रहे हैं। इस दबाव भरे बाजार में एक कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही है। आईटी कब प्रदर्शन करेगा, यह बड़ा सवाल। बताइए आपका नजरिया क्या है? धन्यवाद प्रशांत, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, आईटी क्षेत्र के नतीजे जो आए वहां पर निराशा नहीं देखने मिली, और कुछ मझौली आईटी कंपनियों में थोड़ी बहुत निराशा की झलक देखने मिली। मिसाल के तौर पर कोफोर्ज, जिस प्रकार से अनुमान से नीचे आंकड़े आए उसके। तो आईटी क्षेत्र को लेकर के हमारा वक्तव्य ये कहता है, और हमारा
हमारी सोच और विचारधारा ये कहती है कि ये जो नया वित्तीय साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, दूसरी तिमाही के पश्चात जो तिमाही नतीजों में सुधार होगा, वो धीरे-धीरे करके होगा और उसकी गति जो है, वो ऊपर की तरफ ये वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही यानी कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आएँगे, वहाँ पर आपको दिखने मिलेगी और फिर वहाँ पर आपको कुछ अ, आंकड़ों को सकारात्मक आते हुए देखते लक्षांक भी ऊपर की तरफ जाएँगे। ऐसा आंकड़ों में कोई दिखाई नहीं दिया है कि आपको बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मेंस होते हुए मिले और हमेशा हमने देखा है कि बाजार में जब मायूसी का माहौल होता है या थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आ जाता है, जैसे आज हमने प्रातःकाल देखा शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन फिर जो गिरावट शुरू हुई वो आपको और हमारे समक्ष है। ऐसी परिस्थिति में वो क्षेत्र पहले धराशायी होते हैं जहां पर नतीजे कमजोर आए थे और एक अनुमान के आधार पर लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई थी छोटी या मध्यम अवधि के लिए। तो हम आज के तारीख में भी खरीदारी की राय दे रहे हैं बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो और एक भी वास्तविकता यह है कि आईटी क्षेत्र के सेवाओं और प्लेटफॉर्म्स को छोड़ करके आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते जिस प्रकार का वेब साइबर अटैक्स वगैरह का जो माहौल है। तो रुझान बेहतर होगा लेकिन समय लगेगा। बिल्कुल, एक बहुत बहुत स्पष्ट नजरिया। रुझान बेहतर होगा, लेकिन समय लगेगा। वो जो मार्केट में लीडरशिप चाहिए, फिलहाल आईटी से वो लीडरशिप शायद उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। समय लगने वाला है। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार आज को अगर हम देखें तो हमने गैप अप के साथ ओपन किया, मगर हम देखते हैं कि बाजार खुद को संभाल नहीं पाया। अब क्या हमें अस्थिरता के लिए अगले हफ्ते तैयार रहना चाहिए? क्या वॉलेटिलिटी का जो मोमेंटम है वो आपको आगे दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ एक काउंटर्स के प्रदर्शन से दोबारा बाजार में एक स्थिरता आ सकती है, बाजार फिर से बाउंस बैक कर सकता है? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार गौरव जी। देखिए प्रशांत जी, सुबह जब हम मार्केट में खुले थे तो अगर आप लोअर लेवल से देखें 21,850 21,800 की लोअर एंड थी जब हमने जहाँ से बाउंस बैक करना चालू किया था। तो लगभग 15 दिन के अंदर हम 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी पे ले चुके थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी रैली है। तो वहां से इसको केवल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह फिलहाल देखना चाहिए। हालांकि वीकली चार्ट पे नेगेटिव फॉर्मेशन है, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो अपने आप में नेगेटिव है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से काउंट करूंगा कि 1000 पॉइंट रैली हुई थी, उसमें 300 साढ़े 300 पॉइंट का करेक्शन है, 100 सवा 100 पॉइंट का और करेक्शन आ सकता है। 22,300 मेजर सपोर्ट है, बहुत ज्यादा हम उसके नीचे नहीं जाएंगे। आज भी 350 का लो बना के हम लौटे हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग 1-2 दिन में हम लोअर लेवल्स टेस्ट करेंगे और उसके आसपास से फ्रेश बाइंग आती हुई दिखेगी। और 21,850 से जब मैं नया हाई कॉल कर रहा था, तब भी उसके पीछे डेटा का सहारा था। और अभी भी जब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं मिलेगी, डेटा ही के सहारे कह रहा हूँ। एफआईआई के अगर आप डेटा देखें तो लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे जब हम 21,850 पे थे, और उस रेंज से हमेशा बाउंस बैक आता है। अब हम रेंज के मिड पे हैं, ओवरबॉट 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। अभी हम 25,000 कॉन्ट्रैक्ट पे कल क्लोज किए थे, आज थोड़ा सा नीचे गया है, तो यहाँ पे ऐड हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस टिप में एफआईआई ने लॉन्ग किया है, यहाँ से मार्केट में वापस से बाउंस बैक आ जाएगी। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू अंशुल जी का फिलहाल आता हुआ। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब हम अगले हफ्ते अगर किसी खास थीम पर फोकस करें, तो आपके नजरिए से वो क्या होगी जो मार्केट को आगे ड्राइव कर सकती है? आप किन सेक्टर्स पर या किन थीम्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं, अगर अगले हफ्ते के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि अगले हफ्ते चुनाव भी है? देखिए, ये अगले हफ्ते तो चुनाव होगा और ये चुनाव खत्म होगा 1 जून को, प्रशांत जी। और उसके नतीजे आएंगे 4 जून को और 5 जून को अगर सब कुछ सही रहा तो माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरा कार्यकाल भी 5 जून से शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आज की जो गिरावट देखी 0.76% की गिरावट हमने निफ्टी में देखी, 0.96% की गिरावट हमने सेंसेक्स में देखी। 1% भी नहीं गिरा है बाजार।
तो उसमें घबराने वाली क्या बात है? और जब बाजार ऊपर गया है निरंतर इतने समय से, और सोमवार को, इस हफ्ते सोमवार को मैं हमारे ही चैनल 18 नाउ स्वदेश पर जुड़ा था। सुबह 8:30 बजे का शो था, ओपनिंग शो था, और हमने कहा था कि भाई बाजार में थोड़ी थकावट नजर आती है, और पूरा हफ्ता उठा-पटक वाला रहा। बुधवार को छुट्टी थी 1 मई की, महाराष्ट्र डे की, और आज शुक्रवार जो कि आखिरी दिन था, तो आज गिरावट बढ़ी है। तो उसमें मेरे ख्याल से और लेवरेज पोजीशन प्रशांत भाई बहुत बढ़ गई थी, और ये लेवरेज पोजीशन बढ़ने से कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और कहीं ना कहीं अंदेशे देख रहे थे कि कमजोर हाथ अब ज्यादा देर तक बाजार में झेल नहीं पाएगा बोझ, और उसी प्रकार से रिएक्शन है। तो नजर कहां पर होगी? जाहिर है, स्पष्ट रूप से नतीजे 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 चौथी तिमाही के नतीजे जो हम देख रहे हैं, वहां पर ही नजर रहेगी। चुनाव को लेकर के 2 चरण खत्म हो चुके हैं, 5 चरण और बाकी हैं, 7 हिस्सों में ये चुनाव होगा, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा चुनावी माहौल होगा। तो उससे तो मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के तरफ से, लीडर्स की तरफ से जो भी बयान आएंगे, वो थोड़ा बहुत सुनेंगे, थोड़ा बहुत अनसुना करेंगे, लेकिन नतीजों को लेकर के मेरे ख्याल से ज्यादा उत्साह रहेगा बाजार में। और अब तक जो नतीजे देखे हैं प्रशांत भाई, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी निराशा है, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इसी आशा पर बाकी जो कंपनी के नतीजे हैं चौथी तिमाही के, वो आए, और आगे जाकर के शायद इस वित्तीय वर्ष के परिणाम जो आना शुरू होंगे, तब री रेटिंग की संभावना ऊपर की तरफ ज्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा इस गिरावट को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये गिरावट किसी तरह का नकारात्मक संकेत है। थोड़ा सतर्क नज़रिया ज़रूर है। बाजार जिस तेज़ी के साथ चला है, वहाँ पर इस तरह की मुनाफा वसूली, इस तरह का दबाव आना लाजमी था। अंशुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि अब जब हम सोमवार को आएंगे तो बाजार पर बहुत ज़्यादा निगाह रहेगी, बाजार किस ओर जाता है इस पर निगाह रहेगी। इन सब के बीच में आपको ऐसा कौन से ऐसे सेक्टर्स या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि थोड़ा अभी ये इस शॉक से प्रूफ है, शॉक प्रूफ जो कहते हैं, इससे अपने आप को उन्होंने एक तरह का कवच बना रखा है? कोई है जहां पर बेहतर मौके बन सकते हैं? देखिए प्रशांत जी, सुबह जब मॉर्निंग शो में हम जुड़े थे तो डिम्पी जी ने बार बार ये इशारा किया था कि इंडिया विक्स में काफी बढ़त आई है और ये मार्केट को बहुत शांति से नहीं बैठने देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। वोलेटिलिटी बढ़ी, हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आके क्लोज किए हैं। लेकिन पूरे में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी काफी तेज पिटा है। सरप्राइजिंगली मिड कैप निफ्टी देखें तो थर्ड डे है जहां एक छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी अपने आप की स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मिसिंग थी इतने समय, वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में वापस आ रही है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट 2 वीक्स में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो मेटल्स में काफी अच्छी बाइंग हो रखी है, और आज के सेशन में भी मेटल्स ने काफी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो जिंदल स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, इस टाइप के मेटल काउंटर्स चलेंगे। और दूसरा पीएसयू काउंटर्स ने थोड़ा सा अपने आप को संभाला है, तो वहां पे थोड़ी सी बाइंग हो सकती है। कुल इंडिया एक काउंटर ठीक लग रहा है, इरकॉन हो गया, IRED हो गया, इन काउंटर्स में थोड़ा सा बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और मेटल, ये 2 क्षेत्र रहेंगे जहां पे नेक्स्ट 2 वीक्स में थोड़ी सी बाइंग की जा सकती है, जहां अपसाइड ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये वो अहम सेक्टर हैं जहां पर आपको निगाह रखनी है, जहां पर अच्छी बाइंग नजर आ सकती है, अंशुल जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि आखिर अगले हफ्ते किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय हमारे साथ बनी हुई हैं। तृप्ति, जरा बताएं अगले हफ्ते के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, तो कल के लिए और अगले हफ्ते के लिए जिन क्यूज और इवेंट्स पर हमारी नज़र रहना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। कल की बात करें तो निफ्टी कंपनी कोटक महिंद्रा अपने क्वार्टर 4 के नतीजे कल जारी करेगी, जिन पर नज़र रहेगी। अब सोमवार को होने वाले इवेंट्स की बात करें तो यूरोप, जापान और कोरिया के बाजार सोमवार को बंद रहेंगे। भारतीय बाजारों की बात करें तो श्रीराम प्रोटीन्स फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेगी, और इसी के साथ IPO में इंडिजिन का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है मंडे से। बता दें कि इसके लिए कंपनी ने 430 से 452 रुपये प्रति शेयर प्राइस
प्राइस बैंड तय किया है। अब 7 मई के इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो यूके में ग्लोबल एंड CIPS के अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे। इसी के साथ भारतीय बाजारों में कंपनी JSW एनर्जी में एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें फंड को लेकर विचार किया जा सकता है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है जिसमें 12 राज्यों के 94 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे 7 मई को। निफ्टी कंपनी में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ IDFC, चंबल फर्ट और डेल्टा कॉप भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे 7 मई को जारी करेगी। 8 मई को होने वाले इवेंट्स की बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO खुलने जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने 300 से 315 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है। TBO टेक का IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए खोलेगा जिसमें कंपनी ने 875 से 920 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है। 8 मई को आने वाले नतीजों की बात करें तो हीरो मोटो कॉर्प LNT अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ ही TVS मोटर और कैनरा बैंक भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। 9 मई को जारी करने में एशियन पेंट, BPCL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वार्टर 4 के नतीजे 9 मई को जारी करेगी। अब 10 मई के इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो यूरोप के GDP के आंकड़े आएंगे और यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी 10 मई को आएंगे जिन पर नजर रहेगी। भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी 10 मई को आने वाले हैं और आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO बंद होगा और TVS टेक का भी IPO 10 मई को बंद होने जा रहा है। क्वार्टर 4 के नतीजों की बात करें तो सिप्ला और टाटा मोटर्स अपने क्वार्टर 4 के नतीजे 10 मई को जारी करेगी। शुक्रिया तृप्ति। तो ढेर सारे इवेंट्स हैं, ढेर सारे नतीजे हैं जिन पर नजर रहेगी और पूरी जानकारी आपके सामने हमने रखी। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि बाज़ार में जब इस तरह का उतार चढ़ाव देखा जाता है, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी, एक जो उनमें स्थिरता नज़र आती है वो वाकई एक तरह की नज़ीर बनती है। ऊर्जा क्षेत्र है, पावर और एनर्जी स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें, और इनमें मेटल की भी हमने देखा, बैंक्स की चर्चा बार बार होती रही है। पावर और एनर्जी सेक्टर पर आपका क्या नजरिया बन रहा है अगले हफ्ते के हिसाब से? बहुत सकारात्मक और मजबूत नजरिया है हमारा। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण, रक्षा क्षेत्र, रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई निजी और सरकारी कंपनियां। अब मेरे ख्याल से जो बदलाव के तहत जैसे हमने बदलाव रक्षा क्षेत्र में देखा था, FDI एंड डिफेंस को जब खोला गया था तो लोगों को इतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज के तारीख में देखिए रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने किस प्रकार से पिछले साल भर, 6 महीने की बात नहीं कर रहा, आप 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का रिटर्न देख लीजिए, बेहतरीन रिटर्न। जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऊर्जा की जरूरत ज्यादा पड़ रही है लोगों को भी, हम और आप जैसे उपभोक्ता है जो है। और एक समय था जब चोरी चपाटी होती थी ऊर्जा की, लंगर डाल डाल के चोरी करते थे ऊर्जा की, उसके जगह पे आज के तारीख में स्मार्ट मीटर्स आ गए हैं प्रशांत भाई। तो ये जो पूरा परिवर्तन है वो मेरे ख्याल से सिर्फ 3, 4, 6 महीने की मैं बात नहीं कर रहा, आने वाले मेरे ख्याल से 3-5 साल या उससे ज्यादा आपको जैसे रक्षा क्षेत्र का रुझान दिखाई दिया था, उसी तरीके से रुझान आपको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण, रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों का रुझान आते हुए दिखेगा। ये एक है। और हमें लग रहा है कि सीमेंट एक दूसरा सेक्टर है। हालांकि हमने अल्ट्राटेक के नतीजे देखे, काफी शानदार आए थे, तो सीमेंट भी एक सेक्टर है जहां पर शायद आपको इस प्रकार के गिरते हुए बाजार में मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। तो ऊर्जा क्षेत्र है, सीमेंट है, ये सभी स्टॉक्स और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है कमाई का VIP सेगमेंट। अंशुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी VIP पिक कौन सी है? देखिए, गौरांग जी ने बात की एनर्जी स्पेस में कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है और चार्ट्स पे भी क्लियरली विजिबल है। अगर कोल इंडिया देखें तो 11 हफ्ते का एक रेंज बाउंड पैटर्न था जहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे, डेली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है।
466 के लेवल पे। तो करंट मार्केट प्राइस से आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बनेगा थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रहेगा 465 के अराउंड का, और टारगेट ऑन दी अपसाइड 540 के अराउंड के दिख रहे हैं ऑन द स्विंग बेसिस। तो अगर 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक को समय देते हैं तो 540 के अराउंड टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया 2 से 3 दिन का या शॉर्ट टर्म ट्रेड का है तो 487 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक इसी कड़ी में बाई दूंगा सिमिलर सेक्टर से, सॉरी दूसरा स्टॉक बाई दूंगा जुबलिएंट फूड का। अगर QSR सेगमेंट में देखें तो थोड़ा सा बाउंस बैक आना स्टार्ट हुआ है। जुबलिएंट फूड में भी एक बेस बना हुआ है, 8 हफ्ते का बेस बना है, और करंट वीक में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया है। पूरे मार्केट को जो लास्ट में डाउन मूव आया था उसको बक करके ये ऊपर चला है। 2 इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। यहाँ से पूरा वीकली स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है। 463 पे बाई करना चाहिए। 450 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि इंटर वोलेटिलिटी हो सकती है। तो 450 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लीजिए। इमीडिएट एक रेजिस्टेंस 480 पे है, तो 480 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लेकिन 2 से 3 हफ्ते का स्टॉक को समय देते हैं तो ये स्टॉक 510 तक के लेवल्स निकाल सकता है। तो जुबलिएंट फूड और कोल इंडिया 2 नेक्स्ट वीक के लिए बहुत बेहतरीन बाई दिख रहे हैं। कोल इंडिया पसंद आता हुआ इस वक्त अंशुल जी को। गौरांग जी, समय कम है, फटाफट से आप भी बताइए आपकी वीआईपी पिक आज की कौन सी है? जी, 2 विकल्प है। एक तो आधुनिक उपकरण और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, 1800 के लक्ष्यांक है। ये बुनियादी तर्क के आधार में बात कर रहा हूँ, छोटी मध्यम अवधि के लिए बात नहीं कर रहा। दूसरी, वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं। 1600 तक के लक्ष्यांक नजर आते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और ख़ास तौर पे तमाम अहम स्टॉक्स, ये वीआईपी सेगमेंट की में हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद। गौरांग सर और इसके साथ ही अंशुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अगले हफ्ते की हमारी ख़ास रणनीति हमारे निवेशकों की को बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।